तो आज हम लोगों को देखना है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को जनरली हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है कि ये बिल्कुल सही टर्म नहीं है और सिर्फ एपोप्टोसिस के लिए ही ये चीज़ कहना सही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के और भी तरीके हो सकते हैं। हाँ, एक नाम से और इसको जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लीन सेल डेथ। मतलब ये सेल की ऐसी मौत है जहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कोई मर्डरर हो, उसने कत्ल कर दिया हो और सारे सबूत, सारे जो चीज़ें पकड़े जाने के लिए उसके इस्तेमाल हो सकती थी वो सब मिटा दिया हो, तो ऐसा कुछ एपोप्टोसिस में होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर हम आपको बता दें एपोप्टोसिस के बारे में, वो आपको मालूम ही है कि सबसे पहली बात यह है कि मोस्ट कॉमनली ही इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। लेकिन कई ऐसे भी, यानी कि देर आर सेवरल नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आर देयर, जैसे कि ऑटोफैजी, ये भी एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ ही है, लेकिन ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। इसी तरह से एक और तरीके से प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसको हम कहते हैं नेक्रोप्टोसिस। तो ऑटोफैजी के बारे में कुछ जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्रोप्टोसिस क्या है ये अभी हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो आप बिल्कुल इसको सिनोनिमस मत समझिएगा। ऑल्दो यूज़ किया जाता है एपोप्टोसिस एंड प्रोग्राम सेल डेथ एक साथ, और चलन में है, तो कोई बहुत उसमें बाल की खाल उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एपोप्टोसिस में बेसिकली होता क्या है? एपोप्टोसिस में होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ वेल डिफाइंड sequence of morphological changes in the cell। जिस सेल में एपोप्टोसिस हो रहा होता है उसमें एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज का। तो अब वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हैं, कैसे होते हैं, तो उसका एक ओवरव्यू अगर हम आपको बताएं तो आप समझ लीजिए। एपोप्टोसिस एग्जिबिट्स कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहला है सेल श्रिंकेज, और ये सीक्वेंशियल इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू करेगी। उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा? क्रोमैटिन कंडेंसेशन। और ये जो क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज पिक्नोसिस। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा। सेल श्रिंक करेगी, उसका क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होगा, और ये कंडेंसेशन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। नॉर्मल सेल में हम जानते हैं क्रोमैटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है, और जब फिर से सेल जो है रेस्टिंग फेज इंटरफेज में जाती है तो फिर से डीकंडेंस हो जाता है। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन का। तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन का स्टेप क्या कहलाता है? इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक टर्म जिसको हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस। तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कैरियोरेक्सिस कहलाता है। अगले स्टेप में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होती है। ब्लेबिंग का मतलब सिंपली ये है कि अगर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
तो ये इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे निकलने लगती है लाइक दिस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्लेब्स। सो दिस इज द नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ब्लेब्स। इतना जब काम हो जाता है तो इसके बाद फाइनली क्या होता है, फाइनली फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं, दे आर नोन एज एपोप, वो बना दे रहे हैं इसको, एपोप्टोटिक बॉडीज। तो इतने काम होने के बाद और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होने के बाद, ये ब्लेबिंग बेसिकली इसीलिए हो रही है ताकि ब्लेब्स के बाद में छोटे छोटे फिर वेसिकल्स जो है वो तैयार हो सकें, और इन्हीं वेसिकल्स में जो भी कंटेंट उस सेल का था वो सारा पैकेज्ड हो जाएगा। सो दीज आर बेसिकली द वेसिकल्स और एपोप्टोटिक बॉडीज। तो अब इन एपोप्टोटिक बॉडीज का होगा क्या, ये जितनी भी एपोप्टोटिक बॉडीज तैयार हुई हैं, दे आर टेकन अप बाय नेबरिंग सेल्स। अगल बगल की जो सेल्स होंगी वो इस एपोप्टोटिक बॉडीज को अपने अंदर ले लेंगी और क्या करेंगी, किस प्रोसेस से लेंगी, बाय फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस से ये अपने अंदर ले लेंगी और फिर इसको डिग्रेड करेंगी, किसकी हेल्प से, लाइसोसोम्स की हेल्प से, जो उन सेल्स में, नेबरिंग सेल्स में मौजूद है। तो ये सारे स्टेप्स आपने देख लिए। सेल श्रिंकेज होगा, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, देन न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेसिकल्स नोन एज एपोप्टोटिक बॉडीज, और ये एपोप्टोटिक बॉडीज अगल बगल वाली सेल्स फैगोसाइटोस कर लेंगी और उसका जो भी कंटेंट है उसको वो डिग्रेड कर देंगी। इसका अगर आप एक ओवरव्यू देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, हम एक डायग्राम आपको शेयर कर दे रहे हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड। लग रहा है सेव नहीं हुआ फाइल में क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, अभी हम दिखा रहे हैं उसको। हम्म। तो ये एक ओवरव्यू है जो प्रोसेस अभी हमने आपको बताई है उसका। तो ये नॉर्मल सेल है, दिस इज़ द नॉर्मल सेल। पहले स्टेप में क्या होगा, सेल की श्रिंकिंग होगी और साथ ही साथ देखिए थोड़ा सा साइज इसका कम हुआ, साथ ही साथ क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग स्टार्ट होगी और जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग अभी भी जारी रहेगी। फिर अगले स्टेप में ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ तैयार हो जाएंगी और ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो है वो मैक्रोफाज या जो नेबरिंग सेल्स हैं वो फैगोसाइटोस कर लेंगी। और जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एपोप्टोसिस का वो होता है कि
इस तरीके के सेल डेथ्स में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। एक और दूसरे टाइप की सेल डेथ्स होती है जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस में क्या होता है कि जैसे कभी चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, वुंड हो गया, तो वहाँ पे जो सेल डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ वुंड और ट्रॉमा, वो होता है बेसिकली नेक्रोसिस के थ्रू। तो वहाँ पे हमको ज़बरदस्त इन्फ्लामेशन भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस तरह से कोई सीक्वेंशियल इवेंट या सीक्वेंशियल स्टेप नहीं हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेक्रोसिस विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल डेथ एंड द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में किसी तरह का इन्फ्लामेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी कंटेंट है, जो भी इस एपोप्टोटिक सेल का कंटेंट है, वो सराउंडिंग में रिलीज ना होके वो वेजिकल्स में पैक कर दिया जाता है। द वेजिकल्स आर नोन एज एपोप्टोटिक बॉडीज, और वो वेजिकल्स जो है वो अगल बगल वाली सेल्स खुद अपने अंदर ले लेती हैं। तो कूड़ा कचरा कोई बाहर नहीं फैलता, इसीलिए किसी तरह का इन्फ्लेमेशन। क्योंकि इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में किसी तरह का जंक मटेरियल या किसी तरह का फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है, यानी सेल्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, तो वहाँ स्पेस तो है नहीं, लेकिन अब ज़बरदस्ती फ्लूइड उसमें भरता चला जा रहा है या बाकी कंटेंट्स, तो वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, इन्फ्लेम कर जाएगा। तो ये ओवरव्यू हो गया एपोप्टोसिस का। थोड़ा सा और अगर इसको हम एलाबोरेट करें, स्टेप्स अगर आपको बताएं, तो अर्ली स्टेज जो है एपोप्टोसिस की, उसमें क्या हो रहा है। अर्ली स्टेज में होता यह है कि आपने पहले ही देख लिया, दो चीज़ें तो होंगी होंगी, सेल का श्रिंकेज होगा, और दूसरा जो पिक्नोसिस जिसको हमने कहा था, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी होंगी। जब सेल श्रिंक होती है तो सेल का साइज जो है वो कम होता है, पहली चीज़। और साथ ही साथ सेल साइज कम हुआ, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डेंस हो जाता है, सेल बिकम्स डेंस। ठीक है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक पॉइंट, कि ये जो पिक्नोसिस की हम बात कर रहे हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन की, यही सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपोप्टोसिस का। तो कभी क्वेश्चन आता है और आ चुका है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, तो ये है पिक्नोसिस। ठीक है। अब हो गया, सेल श्रिंकेज हो गई, पिक्नोसिस हो गया, तो इसके बाद फिर वही स्टेप्स हो जाएंगे, यानी कि ब्लेबिंग होगी और फिर एपोप्टोटिक बॉडीज तैयार होंगी। एपोप्टोटिक बॉडीज पे सीधे हम आ जाते हैं, वो बार बार वही चीज़ नहीं लिखना हमको। एपोप्टोटिक बॉडीज में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, तो एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर पहली चीज़, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज़, टाइटली पैक्ड ऑर्गेनेल्स। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सेल से कई एपोप्टोटिक बॉडीज बनेंगी, तो ऑर्गेनेल्स के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्रैगमेंट भी हो सकता है, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट में बी प्रेजेंट। तो किसी एपोप्टोटिक बॉडी में न्यूक्लियर फ्रैगमेंट हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी में तो होगा ही। आखिर वो फ्रैगमेंट भी इन्हीं एपोप्टोटिक बॉडीज के थ्रू नेबरिंग सेल्स एब्जॉर्ब करेंगी, और फिर इनको मैक्रोफाजेस या सराउंडिंग सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। अच्छा, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इन एपोप्टोटिक बॉडीज को कैसे, या एपोप्टोटिक सेल्स को कैसे मैक्रोफाजेस रिकग्नाइज करती हैं, ये भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है।
तो आपको याद होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था आपको एक स्पेसिफिक टाइप का फॉस्फोलिपिड था, फॉस्फेटिडिल सेरीन। ये लिपिड बाइलेयर के किस लीफलेट पे पाया जा रहा था, कुछ याद है? लोअर। लोअर। इसका चार्ज क्या था वो याद है कुछ? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज था। तो इन जनरल हमको मालूम है कि नॉर्मल सेल्स में जो नीचे वाली लिपिड लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये। पूरा नहीं बनाएंगे, इतना ही सही है। तो सपोज करिए कि ये वाला जो है ये हमारा फॉस्फेटिडिल सेरीन है, नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में क्या होता है कि ये जो फॉस्फेटिडिल सेरीन है ये पहुंच जाता है ऊपर वाली लिपिड लेयर में। तो जब ये ऊपर वाली लिपिड लेयर में आ गया तो दिस सेंड्स और दिस एक्ट्स एज अ सिग्नल फॉर द मैक्रोफेजेस टू रिकॉग्नाइज दैट नाउ दिस सेल हैज turned into an apoptotic cell। या जो एपोप्टोटिक बॉडीज की कवरिंग होती है, भाई वेसिकल है अगर वो तो उसकी मेम्ब्रेन होगी ही, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी ये फॉस्फेटिडिल सेरीन जो है वो ऊपर वाली लीफलेट में पाया जाता है। एंड इट acts as a marker for the macrophages to recognize the apoptotic cells or bodies। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो an important change occurs in the plasma membrane of apoptotic cells। और वो चेंज क्या है कि फॉस्फेटिडिल सेरीन flips into outer lipid layer। outer lipid layer which is normally present in lower lipid layer। और यही जो है फॉस्फेटिडिल सेरीन पीपीएस लिख दे रहे हैं, acts as a marker for macrophages to recognize apoptotic cells या बॉडीज। सेल को भी रिकॉग्नाइज करेगी और एपोप्टोटिक बॉडीज, क्योंकि मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका निकल के आता है कि एपोप्टोसिस के दौरान किसी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो ऐसा कैसे है? एपोप्टोसिस डज नॉट शो इन्फ्लेमेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब वो क्या क्या है रीजंस, ये एक एक करके अगर हम देख लें। पहला तो ये है कि जो एपोप्टोटिक सेल है, एपोप्टोटिक सेल वो कोई भी कंटेंट अपना रिलीज नहीं करती है इन दी सराउंडिंग्स। तो इट डज नॉट रिलीज एनी कंटेंट इन दी सराउंडिंग। और उसके सराउंडिंग में सेल के क्या है, हमने अभी बताया आपको, इंटरस्टिशियल टिश्यूज जो होते हैं। तो अगर कोई भी कंटेंट रिलीज नहीं हो रहा है सेल के अंदर से, तो इसका मतलब क्या हो गया
It also prevents release of inflammatory factors. सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होंगे वो भी रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो अगर फैक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि तुरंत, मतलब एपोप्टोसिस हुई नहीं, एपोप्टोटिक बॉडीज बनी नहीं कि इनकी तुरंत फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो क्विकली फैगोसाइटोस्ड बाय सराउंडिंग सेल्स। तीसरा, सराउंडिंग सेल्स जो उन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा रही हैं, फैगोसाइटोस कर रही हैं, वो भी किसी तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन नहीं रिलीज करती हैं। तो इसका मतलब कि द एनगल्फिंग सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। भाई ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करती नेक्रोसिस के केस में, तो उस समय ज़रूरत भी थी क्योंकि नेक्रोटिक सेल डेथ जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ पे किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होने की संभावना ही नहीं है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी नहीं रिलीज होंगे। यानी कि या इन्फ्लेमेशन के केस में जहाँ पे थोड़ा सा और केमिकल बाहर निकल के आता एडजेसेंट सेल से, वो भी यहाँ पे नहीं निकला। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत संभावना भी थी इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ सामग्री आने की, वो भी ख़त्म हो गई पूरी तरह से। तो पूरी प्रोसेस में एपोप्टोसिस के जितनी भी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो कोई भी चीज़ बाहर रिलीज नहीं कर रही हैं, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड नॉन इन्फ्लेमेशन। अब नेक्रोसिस की हमने इतनी बातें कर दी हैं, तो एक बार को हम लोग देख भी लें व्हाट इज़। तो एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस आपने देख ही लिया क्या है, नेक्रोसिस भी आपको हम बता दे रहे हैं। नेक्रोसिस बेसिकली क्या है कि अगर सेल डेथ इंजरी की वजह से हो रही है, इंजरी इस एक्सटेंट तक पहुंच चुकी है कि अब सेल जो है वो रिकवर नहीं कर सकती, सरवाइव नहीं कर सकती, तो उस तरह की डेथ जो होती है दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है? इट इज सेल डेथ ड्यू टू इंजरी which renders the cell, yeah, which renders the cell damage beyond repair। तो ऐसी इंजरी जिसमें सेल का डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो जाए, उसकी वजह से अगर मौत होती है सेल की, तो दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नेक्रोसिस के दौरान जो मॉर्फोलॉजी होती है डाइंग सेल की, वो एपोप्टोसिस से अलग होती है। नेक्रोटिक सेल्स जो हैं, इनमें क्या होता है? पहली चीज़ तो ये है कि नेक्रोटिक सेल्स में सेल की स्वेलिंग होती है, यानी सेल स्वेल्स। दूसरी चीज़, इट ब्रेक्स ओपन, फट जाती है सेल, खुल जाती है पूरी तरह से। और इसी की वजह से तो सेल में स्वेलिंग हो गई, सेल का कंटेंट जो है वो सारा बाहर रिलीज हो गया जब सेल फट गई तो, एंड दैट लीड्स टू लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। तो नेक्रोटिक सेल्स का ये है मॉर्फोलॉजिकल चेंज। बहुत दिनों तक साइंटिस्ट ये मानते रहे
कि नेक्रोसिस जो है एक अनरेगुलेटेड मोड ऑफ सेल डेथ है। किसी को चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से अगर सेल डेथ हो रही है तो उसमें रेगुलेशन जैसा क्या है। लेकिन बाद में जब साइंटिफिक स्टडी और रिसेंट स्टडीज़ हुई और अभी भी चल ही रही हैं, तो इससे ये निकल के आई हैं बातें कि नेक्रोसिस में भी रेगुलेटेड या प्रोग्रामिंग होती है। तो उसके लिए फिर नया टर्म इजाद किया गया, दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोप्टोसिस, जो अभी हमने आपको बताया था, नेक्रोप्टोसिस। तो व्हाट इज़ दिस नेक्रोप्टोसिस? अगर इसको हम सिंपली एक्सप्लेन किया आपको तो बता दें, इट इज़ regulated or programmed necrosis। ये रीसेंट फाइंडिंग है। पहले जो एजम्पशन था वो यही था कि नेक्रोसिस के लिए किसी तरह की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बेसिक डिफरेंसेस हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में, उसको आप पेज नंबर 414 पर विज़िट करिएगा और डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। पिक्नोसिस हमने आपको बताया अभी, इधर, हाँ, ये पिक्नोसिस बेसिकली क्या था? क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो पिक्नोसिस में आपको ये समझ में आया कि ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसको अगर हम ये टर्म भी ऐड कर दें कि इट इज़ बेसिकली इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस। ठीक है। कैरियोरेक्सिस आपको हम बता चुके हैं, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन को ही कैरियोरेक्सिस कहते हैं। और कैरियोलिसिस एक और टर्म है जो कि कैरियोरेक्सिस के बाद होता है। यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ा दें उस पॉइंट को, दिस इज द कैरियोरेक्सिस और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, यहीं पे वो टर्म हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, कैरियोलिसिस। तो कैरियोलिसिस में बेसिकली क्या होता है? कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। जितना भी क्रोमेटिन है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो दैट इज नोन एज कैरियोलिसिस। अब आते हैं वापस से। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखिए, एपोप्टोसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और हाईली रेगुलेटेड भी होती है। तो कॉम्प्लेक्स लिख दें एंड रेगुलेटेड। इस मैकेनिज्म के दौरान बेसिकली होता ये है कि एक पूरी कास्केड ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स जो हैं चलती हैं, और जिस इवेंट्स को चलने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, बिना एनर्जी के नहीं चल सकती। तो ये मैकेनिज्म क्या करती है? इट इन्वॉल्व्स एन एनर्जी डिपेंडेंट cascade of
मॉलिक्यूलर इवेंट्स। कई सारे एपोप्टोटिक पाथवेज हैं जिनको बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो इस पॉइंट को अगर हम इंक्लूड करें, देयर आर मेनी एपोप्टोटिक पाथवेज classified into two groups, और वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके यहाँ पे अगर हम लिख दें। एक को हम कहते हैं कास्पेज डिपेंडेंट और दूसरे को कहते हैं कास्पेज इंडिपेंडेंट। तो कास्पेज डिपेंडेंट पाथवे एंड कास्पेज इंडिपेंडेंट पाथवे। तो पाथवेज तक पहुंचने से पहले हम ये जान लें कि कास्पेजेस क्या हैं, तभी समझ में आएगा। व्हाट आर कास्पेजेस? Caspases. ओके, कास्पेज और कुछ नहीं है, एज लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं एंजाइम ही होंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कास्पेज का मतलब होता है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। ये है कास्पेज का फुल फॉर्म। तो सी फॉर सिस्टीन, एस फॉर एस्पार्टिक एसिड, और उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटीज लगा दिया गया। तो सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीजेज हैं। प्रोटीएज हैं तो जाहिर सी बात है इनकी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होगी। तो है प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज। और किस टाइप के पेप्टाइडेज प्रोटीएज होते हैं? दे आर बेसिकली एंडोप्रोटीएजेस। एंडोप्रोटीएज का मतलब ये है कि जैसे कि एंडो न्यूक्लियसेस होते हैं, बीच में काटते हैं कहीं न्यूक्लिक एसिड को, तो उसी तरह से एंडोप्रोटीएसेस बीच में कहीं प्रोटीन को कट लगाते हैं, क्लीव करते हैं। अब इनका नाम ये क्यों पड़ा सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएसेस? इसलिए कि इन एंजाइम्स में, जैसे मान लो कि ये हमने ऐसे बना दिया, ये एंजाइम हो गया, इन एंजाइम में ये एक्टिव साइट होती है, और इस एक्टिव साइट का के पास एक की रेसिड्यू प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस एक्टिव साइट का या इस एंजाइम की एक्टिविटी आती है। और ये रेसिड्यू क्या होता है? दिस रेसिड्यू इज सिस्टीन। ये कलर शायद नज़र नहीं आ रहा है, जब हम ही को नज़र नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं नज़र आ रहा है। सब क्या कलर है? ये आएगा। तो ध्यान दीजिए, एक्टिव साइट है ये एंजाइम का, इस एक्टिव साइट में एक सिस्टीन रेसिड्यू है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कैस्पेज होते हैं, ये कट कहाँ पे लगाते हैं? तो ये पॉइंट में अगर हम लिख दें, these enzymes cleave the protein at C terminal, या ऐसे लिख दें at aspartate residue
ऑन इट्स सी टर्मिनल। तो कोई प्रोटीन है इस तरह की, ऐसे कहीं फोल्ड हुई होगी, जाहिर सी बात है 3 डायमेंशनल प्रोटीन होगी तभी वो एक्टिव होगी। इसमें जहाँ जहाँ पे यहाँ पे एस्पार्टेट रेसिड्यूज इस तरह से मौजूद होंगे तो वहाँ पे ये कट लगाएगा, दिस। तो इसीलिए इसको हम एंडोप्रोटीएज कह रहे हैं। तो सिस्टीन भी आ गया, सिस्टीन एंजाइम का पार्ट है, एस्पार्टेट उस प्रोटीन का पार्ट है जिस पे ये एंजाइम एक्ट करेगा। तो दोनों को मिला के सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, ये इसका नाम रख दिया गया। अब समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये जो कैस्पेसेस होते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये दोनों तरीके के सेल डेथ की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों तरीके का मतलब क्या हो गया, तो जान लीजिए। caspases are involved in both types of cell deaths। तो both types of cell death हमारे पास दो टाइप्स की हैं। एक को हम कहते हैं एपोप्टोटिक और दूसरे को कहते हैं नॉन एपोप्टोटिक। तो नॉन एपोप्टोटिक में हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स बताया था आपको भी। फॉर एग्जांपल ऑटोफैजी, उसके अलावा नेक्रोप्टोसिस, इसके अलावा पायरोप्टोसिस भी होता है जिसमें सेल बर्स्ट कर जाती है पूरी तरह से। और एपोप्टोटिक का तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं और देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझनी ज़रूरी है कि कास्पेसिस का इस्तेमाल या कास्पेसिस का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सेल डेथ तक ही लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी अगर हम ऐड कर दें, कास्पेसिस या इसको इस तरह से लिखें, कास्पेज functions are not limited to cell death। इसके अलावा भी क्या करते हैं, तो करते क्या हैं, इसका मतलब कि सेल डेथ में तो ये अपना रोल प्ले ही कर रहे हैं। नॉन सेल डेथ फंक्शंस इनके क्या क्या हैं, तो नॉन सेल डेथ फंक्शंस इंक्लूड, कौन कौन से हैं, तो जैसे प्रोलिफरेशन, सेल का प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करते हैं। देन ट्यूमर सप्रेशन में भी इनका रोल होता है, और साथ ही साथ सेल के डिफरेंशिएशन में भी इनका रोल होता है। तो ये सारे नॉन सेल डेथ फंक्शंस हो गए कास्पेसिस के। क्लासिफिकेशन फिर से अगर हम कास्पेसिस का करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल या देयर फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कास्पेसिस को, या हम दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन रोल। एपोप्टोटिक कास्पेसिस और दूसरा हो गया इन्फ्लामेटरी कास्पेसिस। एपोप्टोटिक कास्पेसिस में हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कास्पेज 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे एपोप्टोटिक कास्पेसिस हैं। जबकि इन्फ्लामेटरी का एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे हमारे पास कास्पेज 1, 4, 5, 11 एंड 12।
ये हो गए हमारे इन्फ्लेमेटरी कास्ट फेजेस। एपोप्टोटिक कास्ट फेजेस जो होते हैं, ये फर्दर इनका सब क्लासिफिकेशन हुआ है इनटू टू टाइप्स, सब क्लासिफाइड। और वो दो कौन कौन से हैं ये जो सब क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है? बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके बेसिस पे फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं एपोप्टोटिक कास्ट फेजेस। एक को हम कहते हैं इनिशिएटर कास्ट फेजेस और दूसरे को कहते हैं एग्जीक्यूशनर कास्ट फेजेस। तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि एक प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला और प्रोसेस को एग्जीक्यूट यानी आगे बढ़ाने वाला। जैसे यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल इसका लें तो यहाँ पे कास्पेज 2, 8, 9 एंड 10 ये हमारे इनिशिएटर कास्पेजेस हैं। और एग्जीक्यूशनर कास्पेजेस की अगर हम बात करें तो कास्पेज 3, 6 एंड 7 ये तीनों एग्जीक्यूशनर कास्पेजेस। इनका रोल अभी जब हम प्रॉपर एपोप्टोटिक पाथवेज पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक तो उसमें स्पेसिफिक रोल्स भी इनके आएंगे। अभी तो आपको इनके बारे में ही जानना है, कास्पेज के बारे में। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी कास्पेजेस हैं तो इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है, या यूं कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो इनेट इम्यून सिस्टम में, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में इनका काम होता है। जब इम्यूनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक इनका काम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही पॉइंट आप याद रखें कि दे फंक्शन एज क्रिटिकल मीडिएटर्स ऑफ innate immune system या innate immune response। तो ये बेसिकली किसी तरह के एपोप्टोटिक फैक्टर या प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन अलग कर दिया गया। इनको एपोप्टोटिक कास्पेसिस से अलग बना दिया गया। तो दे डू नॉट फंक्शन एज प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स। तो ये प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स की तरह एक्ट नहीं करते हैं, रादर इम्यून इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में इनका रोल होता है। और यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया 1, 4, 5, 11 और 12 ये इन्फ्लेमेटरी कास्ट फेजेस हैं। तो इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन भी है इन्फ्लेमेटरी का, उसको अगर हम इसी के नीचे यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके नीचे यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर दो चीज़ें हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं? ह्यूमंस की अगर हम बात करें और माइस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में जो इन्फ्लेमेटरी सबसेट है वो है कास्पेज 1, 4, 5 एंड 12, जबकि माइस में कास्पेज 1, 11 एंड 12। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। वापस से हम इस क्लासिफिकेशन पे आते हैं, दिस वन, जहाँ पे हमने एपोप्टोटिक कास्पेजेस को सब क्लासीफाई किया था इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनर कास्पेजेस में। इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें हम वही कलर यूज़ करें ताकि इसके नीचे बढ़ रहे हैं ऐसा आपको समझ में आए, लाइक दिस एंड दिस।
और यहाँ पे भी सेम। तो इनिशिएटर वाला जो है कास्पेस और ये एग्जीक्यूशनर है। ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है इनका एक्टिवेशन कैसे होता है। तो दे आर एक्टिवेटेड बाय डाइमेराइजेशन, यानी कि दो सब यूनिट जब आपस में जुड़ जाएंगी तो इनिशिएटर कास्पेस एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि एग्जीक्यूशनर कास्पेस जो है दे आर एक्टिवेटेड बाय क्लीवेज, यानी कि इनमें से कोई हिस्सा अगर निकाल दिया जाएगा तब ये एक्टिवेट होंगे। तो आज फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो पाथवेज हैं एपोप्टोटिक पाथवेज एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, उसको कल डिस्कस करेंगे। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल मतलब परसों, कल क्लास नहीं होगी।